हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोग चैप्टर कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, या फिर आप इसको बोल सकते हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, या फिर आप बोल सकते हो चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, तो बड़े ही ध्यान से सुनना बेटा। ये आपने वैसे एसएस के अंदर पढ़ा हुआ होगा 9th या 10th के अंदर, लेकिन आज हम इसको फिर से एक बार रीड आउट करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना इसको बेटा। तो वो क्या कहता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थी वो 1991 में स्टार्ट की गई, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्टार्ट करने का रीजन अपनी जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको स्पीड अप करने के लिए, यानी कि उसको स्पीडली डेवलप करने के लिए किया गया था। इसके अंदर तीन ही मेजर ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। एक थी वो लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो सेंटर पॉइंट था, मतलब जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, वो ये तीन ही चीजें थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। तो कुछ बातें हैं, मैं वो आपको बताता जाता हूं साथ साथ। जैसे कि फर्स्ट जो इनका एलिमेंट था जिसके ऊपर इन्होंने सोचा, वो था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन तो इसमें क्या था, वो ये चाहते थे कि जो अननेसेसरी फाउंडेशंस हैं, ऑफिशियल फाउंडेशंस हैं जो इंडस्ट्री के ऊपर, उसको रिमूव कर देते हैं। जो अननेसेसरी फाउंडेशंस थी उनको रिमूव करना फर्स्ट था आपका। लिबरलाइजेशन इसमें क्या था, टू रिमूव unnecessary foundations, या फिर आप बोल सकते हो फॉर्मेलिटीज फ्रॉम बिजनेस। लिबरलाइजेशन का मतलब सिंपली यही था कि वो चाहते थे कि बिजनेस के ऊपर जितनी भी अननेसेसरी फाउंडेशंस हैं उनको रिमूव कर दो, जो भी अननेसेसरी बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर दो, अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज हैं उनको रिमूव कर दो। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे कि ताकि हम अपने बिजनेस को बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकें। जो अभी उसकी सिचुएशन है, अभी उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसके ऊपर ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ है। तो उसको हम सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, अननेसेसरी फाउंडेशंस को हटा देंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा बिजनेस और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और अगर बिजनेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा तो आपको पता ही है, बिजनेस कॉम्पिटिटिव होगा तो अल्टीमेट आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर लैंग्वेज का बड़ा इशू रहता है क्वेश्चन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक लाइन है जो लिखी हुई है, मैं आपको रीड करके बताता हूं। लिबरलाइजेशन मींस टू अनशैकलिंग। अनशैकलिंग का मतलब आप बोल सकते हो उसको रिलीफ देना, वहां पे रिलीफ बोल सकते हो, रेस्ट कर देना, या फिर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। अनशैकलिंग द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कोबवेब। ब्यूरोक्रेटिक कोबवेब का मतलब है ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज या फिर ऑफिशियल फाउंडेशंस, आप बोल सकते हो उसको। टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव, उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमी को, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी बेटा, ये आ जाएंगी आपकी इकोनॉमी में। वो कहते हैं इकोनॉमी को अनशेकलिंग का मतलब रिलीफ देना, रिलीव द इकोनॉमी या रेस्ट द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कोबवेब का मतलब है अननेसेसरी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज जो थी उनसे इकोनॉमी को रिलीफ प्रोवाइड करवाना।
ये था आपका लिबरलाइजेशन। अब बात है कि इसके चीफ फीचर क्या थे, लिबरलाइजेशन के फीचर्स क्या क्या थे, जो मेन फीचर थे। टू डू अवे विद द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ लाइसेंस फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। उन्होंने क्या किया कि काफी सारे इंडस्ट्रीज से जहां पे पहले लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी उसको हटा दिया। दूसरी बात, फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज जितनी भी थी उसको बिजनेसमैन खुद से डिसाइड कर सकता था, उसके लिए कोई अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज नहीं थी उसके ऊपर। तीसरा, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना। फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रखना, जो डिमांड और सप्लाई के फैक्टर होंगे उसी के हिसाब से प्राइस को डिसाइड करेंगे, ठीक है। कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं थी उसके ऊपर, अब वो अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस फिक्स कर सकते थे। रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्सेस। पुराने टाइम में टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते थे बिजनेस के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, टैक्स बर्डन को रिड्यूस कर दिया। फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। जो भी अननेसेसरी कंट्रोल थे उनको उन्होंने रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। सिंपलीफाइंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर्स थे उनको और भी ज्यादा सिंपलीफाई किया। रीजन आपको पता ही है सिंपली बेटा, अगर हम प्रोसीजर को इंप्रूव कर रहे हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं, इसका रीजन ये होता है कि हम उस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके प्रोसीजर को बड़ा ही सिंपल कर दिया। सिंपलीफाइंग द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजीज। जो भी फॉरेन कैपिटल है या टेक्नोलॉजी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि अपने बिजनेस के अंदर यूज करने की जो प्रोसीजर्स थे उसको भी उन्होंने काफी इजी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट क्या था बेटा, नेक्स्ट था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था, प्राइवेटाइजेशन का मतलब यहां पे डेवलपिंग न्यू इंडस्ट्रीज। यहां पे आप बोल सकते हो डेवलपिंग न्यू इंडस्ट्रीज। न्यू इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं। दूसरा, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ पब्लिक सेक्टर बाय ट्रांसफरिंग the burden to private sector। और उसके बाद establishing businesses, या फिर आप बोल सकते हो इंडस्ट्री with partial private ownership। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि हम लोग जो भी बिजनेस है या जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ जब हम ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जब वहां पे हम प्राइवेट ओनरशिप को इंक्लूड कर देते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, प्राइवेटाइजेशन। तो ऐसा था बेटा, गवर्नमेंट पहले सारा का सारा सेक्टर, जो मेन सेक्टर्स थे वो सारे खुद संभालते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने बर्डन को रिड्यूस करने के लिए वहां पे प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी। अब वो एंट्री देने का सिस्टम कुछ इस तरीके से था, कई जगहों पे उन्होंने पार्शियल यानी कि अधूरी एंट्री दी, जहां पे आके वो अपना
49% या 50% या 48% या 30% प्राइवेट सेक्टर अपनी ओनरशिप लेके आ सकता था। या फिर उन्होंने क्या किया, कुछ सेक्टर से पब्लिक सेक्टर को रिमूव कर दिया, पब्लिक सेक्टर को उठा के साइड पे रखा और वहां पे किसको ला के रख दिया, प्राइवेट सेक्टर को। ऐसा करने का रीजन ये था कि वो जो अननेसेसरी बर्डन था गवर्नमेंट के ऊपर उसको रिड्यूस करना चाहते थे, उनका जो अननेसेसरी फिस्कल डेफिसिट था उसको रिड्यूस करना चाहते थे, वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को लेके आए वहां पे। अब फिर बुक के ऊपर आ जाते हैं। In brief, privatization means such an economic process through which some public sector undertaking is brought either partially or completely under private ownership। वो कहता है कि प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग पब्लिक अंडरटेकिंग को या तो कंप्लीटली प्राइवेट ओनरशिप के अंदर ले आते हैं या फिर पार्शियली प्राइवेट ओनरशिप के अंदर ले आते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या थे? पहली बात, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। वो इसका मेन फीचर ये था या मेन रीजन इसका ये था कि हम लोग पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको कम करना चाहते थे और प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंप्रूव करना चाहते थे। नंबर 2, रिड्यूसिंग फिस्कल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट का जो फिस्कल बर्डन है उसको वो रिमूव करना चाहते थे। फिजिकल बर्डन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आप बात कर रहे हो इनकम और एक्सपेंडिचर की, अगर आपकी इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल बर्डन। तो वो इसको रिड्यूस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किस पे ट्रांसफर कर दिया, प्राइवेट सेक्टर की तरफ उसको ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। गवर्नमेंट मशीनरी जो है, जो पूरा गवर्नमेंट का सेटअप है, उसको भी उसके साइज को वो क्या करना चाहते थे, रिड्यूस करना चाहते थे। स्पीडिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो इंप्रूव करना चाहते थे। इंप्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज, जो बिजनेस है या जो एंटरप्राइज है उसकी मैनेजमेंट को इंप्रूव करना चाहते थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितनी भी मैनेजमेंट की जाती है वो नॉर्मली स्पेशलाइज्ड या प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करवा के मैनेजमेंट करवाते हैं, जिससे कि वहां की जो मैनेजमेंट है वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, जो गवर्नमेंट का खजाना है उसको वो भरना चाहते थे। इंक्रीजिंग कंपटीशन बाय ओपनिंग इंडस्ट्री रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, और साथ ही साथ वो क्या करना चाहते थे, कंपटीशन इंक्रीज करना चाहते थे कि कंपटीशन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेट साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका, बहुत अच्छा ये है कि पहले गवर्नमेंट स्कूल्स ही होते थे, फिर धीरे-धीरे प्राइवेट स्कूल्स आने स्टार्ट हो गए। अब आप लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन में जो है वो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किस रीजन की वजह से है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से। जो वहां का मैनेजमेंट है, वहां की स्टाफ है प्राइवेट सेक्टर की, और जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर की मैनेजमेंट और जो वहां का स्टाफ है उनमें कुछ डिफरेंस होता है। अब वो दोनों अपने अपने वेलफेयर के लिए, अपने अपने मोटिव के लिए, अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनके बीच में कंपटीशन क्रिएट हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि हम आगे निकल जाए, गवर्नमेंट सेक्टर चाहता है हम आगे निकल जाए, तो वहां पे कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसको ऐसा किया गया। नेक्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि वो क्या चाहते थे कि हम नेशनल बाउंड्रीज को रिमूव कर दें और जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मूव कर सके, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर सके, मूव कर सके। जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो नेशनल बाउंड्रीज हैं, उन नेशनल बाउंड्रीज को रिमूव करना ट्रेड में से, उसी को बोला गया है ग्लोबलाइजेशन। कन्वर्टिंग a local market into a international
सिंपल कुछ मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल मार्केट इज टर्म्ड एज ग्लोबलाइजेशन। वो क्या कहता है कि अगर आपने लोकल मार्केट जो है, लोकल मार्केट का मतलब यहाँ पे मैं नेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, अगर आप नेशनल मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कन्वर्ट कर देते हो तो आप उसको क्या बोल देते हो, ग्लोबलाइजेशन। उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबलाइजेशन। बुक पे आ जाए, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप क्या करते हो, इंटीग्रेट कर देते हो, जोड़ देते हो इकोनॉमी को बाकी जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके साथ, तो आप उसको क्या बोल देते हो, ग्लोबलाइजेशन। मैंने उसको और सिंपल कर दिया, मैंने ये बोला कि अगर हम लोकल मार्केट को कन्वर्ट कर देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो भी उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। लोकल मार्केट को कन्वर्ट कर दिया, वही बात है कि लोकल इकोनॉमी जो थी आपकी उसको आपने इंटीग्रेट किया नेशनल इंटरनेट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो हम उसको ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं। तो मैंने उसको सिंपल करके क्या बोल दिया, मैंने बोला जी अगर लोकल मार्केट को हम कन्वर्ट कर दे इंटरनेशनल मार्केट में तो भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन। और इसके रीजंस क्या क्या थे, पहला रीजन फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल कंट्रीज। जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो उसका फ्री फ्लो हो जाए, वो सारी कंट्रीज के अंदर सिंपली आ जा सके, उनको सेल परचेज किया जा सके। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज, किसी भी कंट्री में जाके कोई भी पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट कर सके। दूसरी बात, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्रीज, जो भी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी है उसका भी फ्री फ्लो हो जाए, वो किसी भी कंट्री में इजीली यूज की जा सके। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज, पीपल्स की जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव कर सके। द सेम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक इन ऑल द कंट्रीज, जो कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको सॉल्व करने के लिए हर कंट्री में सेम मेथड यूज किया जा सके, सॉल्यूशन उसका सेम या उसकी टेक्निक सेम यूज की जा सके, इसलिए ग्लोबलाइजेशन किया गया। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करने के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे वो मैं आपको बताता हूं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करने के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मैंने आपको अभी बताया। मेनली हम लोग क्या चाहते थे कि हमारी जो डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड है उसको बूस्ट अप करना चाहते थे, अपनी जीडीपी को इंक्रीज करना चाहते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करना चाहते थे। इस रीजन की वजह से हमने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। और भी काफी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया गया, मैं कुछ बता देता हूं। पहला जो रीजन था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन से क्या हुआ कि अब जो मॉडर्न टेक्निक है या जो करंट टेक्निक है या इनोवेटिव टेक्निक जो है उसको अब हम लोग क्या कर सकते थे, अपनी इंडस्ट्री के अंदर उसको यूज कर सकते थे। नंबर 2, एनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया तो उससे वो क्या चाहते थे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा आ सके। अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब उन्होंने ट्रेड पॉलिसीज लिबरलाइजेशन कर दिया, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन कर दिया, उसका रीजन सिर्फ यही था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स, लिबरलाइजेशन में उन्होंने यही किया था कि जो अनप्रोडक्टिव कंट्रोल है, जिन कंट्रोल्स का कोई बेनिफिट नहीं है, उनको उन्होंने रिमूव कर दिया। कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना, ये भी एक इसका रीजन था या ऑब्जेक्टिव था। कंट्रोलिंग फिजिकल डेफिसिट, जो आपका फिजिकल डेफिसिट है उसको कंट्रोल करना। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है, जिस टाइम पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी टोटल इनकम से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी। इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अब जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आना स्टार्ट हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास आएगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द पब्लिक सेक्टर, जो भी अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि अगर आप रेलवे को ले सकते हो, तो जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है उनको खुद पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है, अब इसके बाद मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करने के लिए। मेजर स्टेप्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करने के लिए कुछ स्टेप उठाए गए। सबसे पहला जो स्टेप था वो थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उन्होंने क्या किया, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दी जिसके अंदर उन्होंने काफी सारी इंडस्ट्रीज को फ्री कर दिया लाइसेंस से। मतलब कि काफी सारी इंडस्ट्रीज जो थी उनको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी और उन्होंने काफी सारे ऐसे एफर्ट्स पुट किए जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कर सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और मॉडर्नाइजेशन लेके आ सके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जब लाइसेंस को उन्होंने रिमूव कर दिया, तो उससे क्या हो गया, उससे उनको ये बेनिफिट मिलना शुरू हो गया कि अब उनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और काफी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी, काफी सारी रिस्ट्रिक्शन जो थी उनको भी रिमूव कर दिया। अब उनको रिमूव कर दिया तो अब क्या होगा, ज्यादा लोग इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, ज्यादा लोग वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नई नई टेक्निक्स लेके आएंगे जिसको वो यूज करके अपने प्रोडक्ट को ज्यादा यूजफुल बना सके। दूसरे नंबर पे जो था वो था न्यू ट्रेड पॉलिसीज। उन्होंने नई ट्रेड पॉलिसीज बना दी। ट्रेड पॉलिसीज का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रेड पॉलिसीज का मतलब जो ऐसी पॉलिसीज जो किसको गवर्न करती हैं, फॉरेन ट्रेड को। फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो पॉलिसीज लगाई जाती हैं, जो उसको कंट्रोल करती हैं फॉरेन ट्रेड को, उनको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेड पॉलिसी बोल देते हैं। अब न्यू ट्रेड पॉलिसी में उन्होंने क्या किया, नई ट्रेड पॉलिसी के अंदर जो पुरानी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको उन्होंने रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया ताकि वही रीजन है सेम, एफडीआई इंक्रीज हो सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम इंक्रीज कर पाए। उसके बाद है फिस्कल रिफॉर्म्स, हमारी फिस्कल रिफॉर्म्स। मैंने आपको बताया ही है, जब बात की जाती है इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स और उसको नॉर्मली बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कनेक्टेड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। और उन्होंने जो फिस्कल डेफिसिट था 2016-17 में वो हमारे टोटल जीडीपी का 3.5% था। फिजिकल डेफिसिट जो था वो बहुत ज्यादा था, वो कितना था, 3.51% ऑफ जीडीपी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको भी रिफॉर्म्स लेके आए ताकि उसको हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। अब आपको फिजिकल डेफिसिट का मैंने मतलब बताया हुआ है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज फिस्कल डेफिसिट। अब इस फिस्कल डेफिसिट को या फिस्कल डेफिसिट को डिक्रीज करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स। और जीडीपी क्या होता है सर, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब
जो भी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपके कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसके टोटल को हम क्या बोल देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो फिस्कल डेफिसिट होता है नॉर्मली वो जीडीपी की परसेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जीडीपी के बेसिस पे उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने की मॉनेटरी रिफॉर्म। मॉनेटरी रिफॉर्म का मतलब क्या था, जिससे कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी को, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी हेल्प से सेंट्रल बैंक जो है वो मनी के फ्लो को या मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी की सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको हम बोल देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उनको उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है, और अगर आप रिफॉर्म करते हो इन पॉलिसीज के अंदर तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मॉनेटरी रिफॉर्म्स। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कोई चेंजेस करते हो या रिफॉर्म्स करते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉनेटरी रिफॉर्म्स। क्लियर। नेक्स्ट था कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। बेटा कैपिटल मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज को सेल परचेज किया जाता है, जहां पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जाती है। ऐसे प्लेस को हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल मार्केट। और जब इससे रिलेटेड कोई रिफॉर्म की जाएगी, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कोई पॉलिसीज बनाई जाएंगी या कोई रिफॉर्म्स की जाएंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। बेटा जो कैपिटल मार्केट है वो एक इकोनॉमी का, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मेन फाउंडेशन है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वहां पे इनको कैपिटल मार्केट रिफॉर्म को किया जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के लिए। सबसे पहला उन्होंने कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी की एस्टैब्लिशमेंट की। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको एस्टैब्लिश कर दिया जो कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं वो प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात, द रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैज बीन लिफ्टेड, नाउ इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो था वो गवर्नमेंट इंपोज करती थी, अब उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। कहते हैं जैसे डिमांड सप्लाई होगी उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर हैज बीन परमिटेड टू एस्टैब्लिश म्यूचुअल फंड। प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने ये परमिशन दे दी कि वो अपने म्यूचुअल फंड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज discriminating price control. Discriminating price control. The government has taken steps to remove price control in case of many products. Price control means that the companies will sell goods at price determined by the government. उन्होंने क्या किया है कि जो प्राइस कंट्रोल था उसमें से भी काफी प्रोडक्ट्स में से उन्होंने अपने प्राइस कंट्रोल जो है उसको रिमूव कर दिया है। अब गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स के प्राइस डिसाइड नहीं करती, जो इंडस्ट्रीज हैं वही खुद उसके प्राइसेस को डिसाइड कर सकती हैं। द एफर्ट्स टू रिमूव प्राइस कंट्रोल वर मोस्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर, स्टील एंड आयरन एंड पेट्रो प्रोडक्ट। रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट हैव आल्सो बीन रिमूव्ड। वो कहते हैं कि इसके प्राइस कंट्रोल जो है उस पे अभी तक फिलहाल है ऐसा कि गवर्नमेंट इनके प्राइस डिसाइड करती है, बट काफी हद तक इसमें उन्होंने क्या कर दिया है, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसको मिनिमाइज कर दिया। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इंपैक्ट्स ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री और मैनेजरियल रिस्पांस टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट।
ये हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि इस चैप्टर के लिए एक लेक्चर और लगेगा बस, और उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा जैसा कि बार बार हर क्लास के अंदर आपको बोला जाता है कि साथ साथ आप रीडिंग लेते रहा करें, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा आपके माइंड के अंदर अच्छे से बैठ जाए। और प्लीज आप इसको बिजनेस को बहुत इजी मत लें, वैसे इजी सब्जेक्ट है नो डाउट, बट फिर भी आप ट्राई किया करें, लर्न करें, इसको अच्छे से रीड आउट करें और उसके बाद लिख के देख लें एक बार कि आप कितना एक आपके माइंड के अंदर है। ठीक है बेटा, थैंक यू।